नमस्कार, आप देख रहे खबरदार। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर के पास असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें देश के वीर जवान शहीद हो गए। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी भी शहीद हुए, जिनकी पत्नी और बेटे की भी हमले में मौत हुई। इस उग्रवादी हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन यह हमला जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उससे कई क्लू सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं, जिसके बारे में आज हम देश को खबरदार करेंगे। त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा की आग अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई है, जहां के कई जिले अब इस हिंसा में झुलस रहे हैं। खासतौर पे अमरावती जिला, जहां आज हिंदू और बीजेपी संगठनों ने आज बंद बुलाया, लेकिन बंद के दौरान खुलकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन हिंसा का ये दौर कब और कैसे शुरू हुआ, ये भी हम आपको आज खबरदार में बताएंगे। इसके बाद हम आपको दिल्ली की हवा खराब कर देने वाले प्रदूषण से खबरदार करेंगे। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण से अब सुप्रीम कोर्ट भी चिंता कर रहा है और आज दिल्ली में लॉकडाउन लगाने तक की नौबत आ गई है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने आज एक प्लान तैयार किया, जिसके बारे में हर दिल्ली वासी को जरूर जानना चाहिए। खबरदार की शुरुआत हम एक अशुभ समाचार से कर रहे हैं। मणिपुर में उग्रवादियों के कायराना हमले में असम राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी भी शामिल हैं। इस हमले में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की भी मौत हुई। यह हमला म्यांमार बॉर्डर के पास हुआ, जिसमें उग्रवादियों ने घात लगाकर असम राइफल्स के काफिले पर आईईडी ब्लास्ट किया। ये मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए उग्रवादी हमले के बाद की तस्वीरें हैं। यहां से घायल जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान मारे गए हैं, जबकि कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और 5 साल के बेटे आशीष त्रिपाठी की भी इस हमले में मौत हो गई। यह घटना चुराचांदपुर जिले के सिंघट में हुई, जो म्यांमार बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, जहां उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर आईईडी अटैक किया। इस हमले को उस समय अंजाम दिया गया जब 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर फॉरवर्ड कैंप से वापस बटालियन मुख्यालय लौट रहे थे। उस समय उनके काफिले में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटा भी मौजूद था, जिनकी इस हमले में मौत हुई। जानकारी के मुताबिक पहले उग्रवादियों ने आईईडी ब्लास्ट किया और उसके बाद काफिले पर फायरिंग भी की। जानकारी के मुताबिक सेना की जवाबी कार्रवाई में हमलावर उग्रवादियों के भी घायल होने की खबर है। इस हमले में असम राइफल्स के 4 जवान घायल हुए हैं। उन्हें गोलियां लगी हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भी घायल जवानों का हालचाल जानने पहुंचे। I have learned that some militant terrorist group ambushed and killed one Assam Rifles officer along with his family, and it is very unfortunate. And I strongly condemn this type of cowardly act. He was traveling along with his family, the Assam Rifles. So this type of act is strongly condemned, and mass combing operation along with the paramilitary forces and his commandos have started in the area. इस बड़े उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की मौत हुई। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। 41 साल के कर्नल त्रिपाठी ने रीवा सैनिक स्कूल से पढ़ाई की। उन्हें डिफेंस स्टडी में एमएससी करने के बाद सेना में प्रमोशन मिला था। कर्नल त्रिपाठी के दादा डॉक्टर किशोरी मोहन त्रिपाठी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके छोटे भाई अनिल त्रिपाठी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। बहुत ही दुख की बात है कि रायगढ़ का होनहार बेटा
विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बालक सभी आतंकवादियों की कायराना हरकत में शहीद हो गए। और मैं तो कल्पना करता हूं उनके माता पिता के, रायगढ़ के वरिष्ठतम पत्रकार हैं श्री सुभाष त्रिपाठी जी, उनकी पत्नी आशा दीदी त्रिपाठी जी, कि उनका कलेजा देखिए कि 2 पुत्र दोनों को इस भारत माता की रक्षा के लिए दोनों को फौज में भेज दिया। हमला बहुत कायराना था और इसमें दुख भी हो लग रहा है कि हमारे रायगढ़ जिला का गौरव भी थे कि हम जो शहीद हुए हैं उन्हीं के लोगों से आज हम सुरक्षित हैं और इसीलिए मैं उनको दिल से याद करती हूँ। मणिपुर में हुई आतंकी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, शहीद सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले पर दुख जताते हुए इसे कायराना हरकत करार दिया, साथ ही इस हमले का जवाब देने की बात कही। देखो, जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का ताल्लुक है, टेररिज्म बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन जब से गलवान में स्टैंड ऑफ हुआ, टेररिज्म फिर उठ के खड़ी हो रही है। इसको एड कर रहा है, अबेट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, फंड्स दे रहा है चाइना, और हर प्रकार से इसकी कंडेमनेशन हो रही है। एक आर्मी के कॉन्वॉय को हिट किया गया, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर, उनकी वाइफ और उनका बेटा मारा गया। 4 क्विक रिएक्शन टीम के जवान भी मारे गए। हमारी तरफ से काउंटर एक्शन चल रहा है। बड़ा लाजमी है कि कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में ये जो परपेट्रेटर्स हैं इनको पता लगाया जाए और इनको ढेर किया जाए। अगर जब तक इनको हम ढेर नहीं करते तो वास्तव में देश जो है शांत नहीं रहेगा। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ हो सकता है, जो इस समय घात लगाकर सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले कर रहा है। इस हमले की साजिश में चीन का एंगल भी खंगाला जा रहा है। इस उग्रवादी हमले के बाद पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना ने कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी उग्रवादी संगठन ने नहीं ली है। साल 2015 में मणिपुर म्यांमार सरहद पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकियों के हौसले पस्त हो गए थे, लेकिन अब एक लंबे अंतराल के बाद पीएलए जैसे आतंकी संगठन फिर से सक्रिय हो गए हैं। शनिवार के बड़े आतंकी हमले के बाद से भारतीय सुरक्षा बलों ने भी म्यांमार सरहद पर आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जितने की दिल्ली आज तक। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर में जो आतंकी हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। उग्रवादी संगठन जिसने ये कहा कि ये हमला उसी के संगठन ने ही किया है। तो आपको बता दें 5 जवान हमारे शहीद हुए थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेता इसकी निंदा कर चुके हैं, लेकिन आपको बता दें दरअसल आतंकियों ने जवानों के काफिले को निशाना बनाया और उसके बाद 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। उग्रवादी हमले में असम राइफल्स के कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपने 4 साथियों के साथ शहीद हुए। इस हमले में उनकी पत्नी और बेटे की भी मौत हुई। अब उनका एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने परिवार के बीच बैठे हैं और गाना गा रहे हैं। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार कहते किसको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायद तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायद तो नहीं, प्यार कहते किसको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार कहते। तो उग्रवादी हमले में असम राइफल्स के कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपने 4 साथियों के साथ शहीद हुए।
हमले में उनकी पत्नी और बेटे की भी मौत हुई है। ये वीडियो अब सामने आया, ये पुराना वीडियो जिसमें वो अपने परिवार के बीच बैठे हैं, गाना गा रहे हैं। ये पुराना वीडियो सामने आया है। मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर के पास जिस जगह ये उग्रवादी हमला हुआ, वहां अब इस हमले को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का ऑपरेशन चल रहा है। ऐसा ही एक ऑपरेशन महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी चल रहा है। तो गढ़चिरौली में आज पुलिस एनकाउंटर में कुल 26 नक्सली मारे गए हैं और यह एनकाउंटर गढ़चिरौली के कुटगुल 11 पट्टी के जंगलों में आज सुबह से ही चल रहा है, जिसकी शुरुआत गढ़चिरौली पुलिस के C60 कमांडोज के तलाशी अभियान के दौरान हुई थी, जब नक्सली ने पुलिस सर्च पार्टी पर हमला किया। शुरुआत में एनकाउंटर में 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबरें थी, लेकिन गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल ने 26 नक्सलियों की डेड बॉडी बरामद होने की पुष्टि की। इस एनकाउंटर में पुलिस के भी 4 जवानों के घायल होने की खबर है। एनकाउंटर के दौरान कमांडोज ने नक्सलियों के कुछ हथियार भी बरामद किए। संभावना है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या 26 से भी ज्यादा हो सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नक्सली अपने मारे गए कुछ साथियों के शवों को साथ लेकर भागने में भी कामयाब हुए हैं। ये एसपी इन्हीं के नेतृत्व में ये ऑपरेशन चला, जिसमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं और ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। खबरदार में अब अगली खबर का रुख करते हैं। त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा की जो आग कई दिनों से लगी है, वो अब महाराष्ट्र पहुंच गई है। आज लगातार दूसरे दिन अमरावती जिले में हिंसा हुई, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पूरे अमरावती जिले में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। आखिर इस हिंसा की वजह क्या है और इसका त्रिपुरा से क्या कनेक्शन है, ये सब इस रिपोर्ट में देखिए। दुकानों में तोड़फोड़, पुलिस पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आगजनी और पुलिस लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के अमरावती का राजकमल चौक आज हिंसा का अखाड़ा बन गया, जब बीजेपी और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग हाथ में भगवा झंडे पकड़कर नारे लगाते हुए सड़क पर उतर आए और पुलिस को भी नहीं बख्शा। पुलिस ने भी पहले तो स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात जब हाथ से निकलते दिखे तो पुलिस वालों के हाथों से डंडे चलने लगे। देखते ही देखते अमरावती के कई इलाकों में हिंसा फैल गई। हम फिलहाल है अमरावती के पठान चौक में। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ देर पहले काफ़ी बड़ा यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का जमाव था, जिसे पुलिस ने जाने के लिए कहा, लेकिन जमाव बढ़ता ही गया, नारेबाजी हुई। उसके बाद पुलिस ने एक्शन में आकर यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़ना शुरू किए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती नजर आ रही है, जिसकी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। और साथ ही पुलिस का एक तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पर लगा हुआ है। फिलहाल राजकमल चौक से शुरू हुआ ये हंगामा अब पठान चौक तक आकर रुका है। दरअसल महाराष्ट्र में हिंसा का ये दौर त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक दंगों का विरोध करने के नाम पर शुरू हुआ। शुक्रवार को अमरावती, नांदेड़, मालेगांव समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था। जबरन दुकानें बंद करवाई गई थी, पुलिस पर पथराव भी हुआ था। आज भी वैसा ही सब कुछ हुआ, बस अंतर ये था कि आज हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया था। 144 धारा लगाई है स्वयं सीपी से, और हमारा सब स्टाफ अदर डिस्ट्रिक्ट का भी आया है। अभी नागरिकों से यही आह्वान है कि वो शांतता से ले। सब जगह हर जगह पुलिस तैनात है, बंदोबस्त लगा हुआ है। सर मुझे बोलिए कि कहाँ से कुमक बुलाई है? सब रेंज से, नागपुर रेंज, अमरावती रेंज से बुलाई। हालात को देखते हुए अमरावती में कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी भी अफवाह को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी के बीच जुबानी हिंसा चालू हो गई। त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं,
उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते हैं। जो घटना कल हुई, जो त्रिपुरा में घटना हुई, उसका निषेध करने के लिए कुछ निवेदन देने वाले थे, उसमें से कोई पथराव हुआ, कोई नुकसान हुआ और आज उसका परिणाम स्वरूप जब भी अमरावती बंद का ऐलान किया गया तो अमरावती बंद में आज भी वहाँ पर कोई हिंसात्मक घटना हुई है। तो मैं इसका निषेध करता हूँ कि ये ठीक नहीं है, इससे समाज का स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम कोई भी नहीं। बहरहाल राजनीतिक बयानबाजियां जारी हैं, लेकिन फिलहाल अमरावती में हालात कंट्रोल में है। सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। शुक्रवार और शनिवार को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 20 एफआईआर दर्ज की है और वहीं 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया है। संचारबंदी लागू केली आहे, त्याच्या व्यवस्थितपणे पद्धतशीर कायदेशीरपणे पालन करणं योग्य आहे। एकमेकाशी भांडण करणं, विनाकारण नासधूस करणं आपल्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे, या आपल्याला मी सूचित इच्छितो आपल्या सर्वांचे पालक म्हणून। दरअसल महाराष्ट्र में हिंसा की आग त्रिपुरा से ही फैली है और त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा की आग बांग्लादेश से फैली। अक्टूबर में जब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की थी तो इसके विरोध में त्रिपुरा में हिंसक प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान आपत्तिजनक पोस्ट करने और अफवाह फैलाने के जुर्म में 102 सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन अफवाह की आग फैलते फैलते महाराष्ट्र तक पहुंची और महाराष्ट्र का अमरावती, नांदेड़ और कई जिले हिंसा की आग में झुलस गए। अमरावती से धनंजय सांवले के साथ आज तक ब्यूरो। आजकल दिल्ली वालों की सुबह आंखों में जलन और सांसों में घुटन के साथ शुरू होती है। सुबह अपनी सेहत बनाने के मकसद से वॉक पर निकले लोग बाहर छाई धुंध देखकर रुक जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में आजकल फॉग नहीं स्मॉग चल रहा है। स्मॉग की देन है सांसों से जुड़ी बीमारियां। प्रदूषण अब लोगों की बीमारियों का सीधा कारण बन रहा है। यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मुद्दे पर आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की वजह से सरकार 2 दिन का लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकती है। दिल्ली के आसमान पर छाई प्रदूषण वाली धुंध गंभीर मुद्दा क्यों है, उसके लिए आपका ये जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त प्रदूषण अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वायु की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली संस्था सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी SAFAR के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो 499 है। नोएडा में प्रदूषण का स्तर 772 है, गाजियाबाद में 482 और गुरुग्राम में 451 है। वायु प्रदूषण का यह स्तर गंभीर यानी खतरनाक माना जाता है और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गंभीरता से लिया। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा कि ऐसे प्रदूषण से निपटने के लिए क्या आपातकालीन तैयारियां की गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन की अगुवाई में 3 जजों की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा कि वायु प्रदूषण के स्तर को तुरंत कम करने की क्या योजना है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण में पराली जलने की हिस्सेदारी 1% है, बाकी कारणों पर क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि किसानों को कोसना फैशन हो गया है। उसने पूछा कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध था, लेकिन पिछले 5 से 6 दिनों में जो रहा उसका क्या कारण रहा। कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में 2 हफ्ते पहले स्कूल खुले हैं, AQI 500 से अधिक है, क्या सभी बच्चे इस खतरनाक हवा में स्कूल जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि दिल्ली में स्मॉग टावर्स लगाने और उत्सर्जन कम करने के प्रोजेक्ट का आखिरकार क्या हुआ। कोर्ट ने जब स्कूली बच्चों की सेहत का सवाल उठाया तो दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे अगले 2 से 3 दिनों में लोग बेहतर महसूस करें। अब इस मामले में 15 नवंबर को फिर सुनवाई होगी।
15 नवंबर को केंद्र और दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। चुनौती अब यह है कि अगले 2 दिनों में केंद्र और राज्य सरकार ऐसा क्या करेंगे जिससे दिल्ली एनसीआर की हवा बेहतर हो सके, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है। हम आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी तो सर्दियों के कपड़े भी ठीक से नहीं निकले थे, लेकिन घर के बाहर धुंध ऐसी है जैसे जनवरी का महीना। अनुलोम विलोम के प्रेमी अगर दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाएं। ये वो स्मॉग है जिसकी एक सांस में 2 सिगरेट का धुआं है। एक बार में ही फेफड़े ना जला दे तो बात रही। प्रदूषण की ऐसी हालत देखकर सुप्रीम कोर्ट को भी लगने लगा है कि अगर उपाय 2 दिन का लॉकडाउन है तो वो भी कर लिया जाए, लेकिन हालात पर नियंत्रण जरूरी है। ये राष्ट्रपति भवन कहाँ है ये मत पूछिए, क्योंकि दिल्ली की हवा में पराली, पटाखे और प्रदूषण का ऐसा मिक्सचर तैयार हुआ है कि उसे देखना मुश्किल है। मौजूद हूँ विजय चौक पर, जहां का जो AQI है वो 500 है, सीवियर कैटेगरी में है। अगर आपको हकीकत दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर राष्ट्रपति भवन को देखना इस वक्त मुश्किल है। राष्ट्रपति भवन से कुछ दूरी पर इंडिया गेट भी है, वहां भी यही स्थिति। वहां तो हाल ये है कि पास से देखने पर भी इंडिया गेट पर लिखा इंडिया नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हम लोग इंडिया गेट के पास राजपथ पर मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां पर हम खड़े हैं, यहां से इंडिया गेट देखना हो या राष्ट्रपति भवन देखना हो एकदम साफ साफ नजर आता था। लेकिन आप देख सकते हैं आगे सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ नजर आ रही तो स्मॉग, कोई भी चीज आगे साफ साफ नजर नहीं आ रही। और ये कोई धुंध या कोहरे की वजह से नहीं है, बल्कि स्मॉग की वजह से ये कंडीशन बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में हालात इतने खराब हैं कि लोगों को हर वक्त मास्क पहनना पड़ता है। कोरोना संक्रमण में ढिलाई बरतने वाले भी प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाए हुए। कोविड सेंस में तो लॉकडाउन था तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन कम हो गया है, बट वापस लॉकडाउन रीओपन हुआ है तो पोल्यूशन वैसे ही वापस दिख रहा है। ये बहुत ही खतरनाक स्तर पे बढ़ चुका है और ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। पॉल्यूशन तो सभी जानते हैं कि वो हानिकारक है और पॉल्यूशन रहेगा तो फेफड़ों में भी कमी आती है। समझे, गले तो ऐसे ही खराब हो रहे हैं लोगों के पॉल्यूशन की वजह से। वैसे तो जो पैमाने तय किए गए हैं उसके मुताबिक कुछ खास श्रेणियां हैं जिसके आधार पर वायु की गुणवत्ता मापी जाती है। इस पैमाने की शुरुआती 3 श्रेणियों में आना दिल्ली एनसीआर वालों का सपना है, लेकिन बाकी बची 3 श्रेणियों की गिनती आप देखिए। 201 से 300 तक AQI का मतलब वायु की गुणवत्ता खराब है। 301 से 400 तक AQI होना बताता है कि हवा कुछ ज्यादा ही प्रदूषित है और 401 से 500 तक AQI बताता है कि वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो चुकी है। यकीन मानिए 500 से ज्यादा AQI का होना मतलब बात हाथ से निकल चुकी है और सवारी अपनी सेहत की स्वयं जिम्मेदार है। स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि एक्सरसाइज, सैर करना, मैराथन करना, जॉगिंग करना, फिजिकल ट्रेनिंग करना, एथलेटिक ट्रेनिंग होना, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब AQI लेवल 300 से ऊपर होता है, चाहे वो वल्नरेबल ग्रुप हो चाहे नॉर्मल इंडिविजुअल हो जिसको कोई और हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इस समय जब 300 के ऊपर AQI है तो प्रदूषण का इफेक्ट हमारे लंग्स पे ही नहीं सिर्फ पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हो सकता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल आपको बताते हैं। रोहिणी में AQI का स्तर 463 है, यानी हालात खराब है।
आईटीओ का हाल देखिए, यहाँ का AQI 484 है, चांदनी चौक में 483 है, द्वारका में 492, लोधी रोड में 450, ओखला में 480 और एयरपोर्ट पर 462। मतलब यह है कि दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर आप खड़े होकर लंबी लंबी सांस खींच सकें। हर जगह AQI का स्तर खतरनाक की श्रेणी में आ चुका है और आप एक ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जहां हर एक सांस सिगरेट के एक कष्ट जैसी। सिर्फ पोल्यूशन का कारण जो ऑटोमोबाइल ही नहीं है, ये पोल्यूशन जो है कोल थर्मल पावर प्लांट्स का भी यहाँ आता है। यहाँ पे रेलवे इंजन्स का भी कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी पोल्यूटेंट्स आते हैं और एविएशन एक सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है जो कि एडमिटेडली एयरपोर्ट के ऊपर ही 2 किलोमीटर के टैक्सी वे के ऊपर 55,000 मीट्रिक टन CO2 बचाता है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह केवल पराली नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है, लेकिन दूसरे कारणों पर विचार न किए जाने से वो नाराज है। उन दूसरे कारणों में शामिल है दिल्ली में चलने वाली असंख्य गाड़ियां और उनसे निकलने वाला धुआं। सुबह के 10 बज रहे हैं, शनिवार का दिन है, इसलिए आईटीओ पर थोड़ा ट्रैफिक आपको कम नजर आ रहा है, वरना ये जो लेन आप पूरी देख रहे हैं ये ट्रैफिक की, ये पूरी तरीके से खचाखच भरी होती है और दूर तक भरी होती है। लेकिन आज शनिवार का दिन है और दूसरा जो बड़ी वजह नजर आ रही है, पिछले 30 घंटे से दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक स्तर पे बनी हुई है। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो ये मौसम आपको ज्यादा नुकसान दे जाएगा। दिन भर गाड़ियों का प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा और अहम कारण है दिल्ली में प्रदूषण होने का। दिवाली के बाद से पटाखों की बात तो हो रही है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी ये भी कहती है कि गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी कंट्रीब्यूट करता है। दिल्ली के आसपास के शहरों का दर्द तो और भी गहरा है। नोएडा में हालात ये हैं कि यहाँ पर AQI 772 पहुँच गया है, यानी देश की सबसे प्रदूषित हवा इस वक्त नोएडा की है। हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि पीछे की तरफ जिस तरीके से ओखला और जामिया का पूरा इलाका है, इस वक्त कोहरे की जो चादर है, यानी पोल्यूशन की जो चादर है, उससे पूरी तरह से ढका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगले 2 से 3 दिन में ऐसे उपाय किए जाएं जिससे हवा की स्थिति ठीक हो सके। लेकिन सच्चाई ये है कि केंद्र और राज्य सरकार मानवीय उपायों से ज्यादा दैवीय कृपा पर निर्भर हैं और पवन देव की वो दैवीय कृपा अगले कुछ दिन नहीं मिलने वाली। हम अगर न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स से जाते हैं, जैसे वेदर प्रेडिक्शन का जो मॉडल्स हैं, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि अगले 3-4 दिन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। विंड्स काम रहेंगे, 10 नॉट के बिलो विंड स्पीड रहेगा और थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्ली विंड प्रिवेल करेगा दिल्ली के ऊपर। जहां तक सवाल है विंड स्पीड का, अगर 10 नॉट के कम विंड स्पीड का बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एटमॉस्फेयर है। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार जब प्रयास करेगी तब करेगी, लेकिन उससे पहले कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। दरअसल ये स्मॉग हर उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है, खासकर वो लोग जिनको कोरोना संक्रमण हो चुका है। कि जो पोल्यूशन का लेवल है निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हमने देखा है कि पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारे जो बीमारियां हैं वो बहुत खतरनाक स्तर पर होने की वजह से बुजुर्गों में, बच्चों में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, और वो पेशेंट जिनको कि सांस की तकलीफ है या वो पेशेंट जिनको कि पहले से कोविड हो चुका है, उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। हमने देखा है कि हमारे इमरजेंसी में, ओपीडीज में और वार्ड्स में कुछ पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको कि सांस में तकलीफ हो रही है, जिनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है और उसकी वजह से उनका ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कंप्रोमाइज हो रहा है, डिप हो रहा है और उनको हमें इवन नेबुलाइजेशन करने की आवश्यकता हो रही है। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिलने की कोई खास उम्मीद नहीं। जब तक हवाएं नहीं चलेंगी तब तक दिल्ली को इस जहरीली हवा से राहत नहीं मिलेगी। इसीलिए फिलहाल घर में रहना ही सबसे बेहतर उपाय है। दिल्ली से श्रुतिका, हिमांशु मिश्रा, मिलन शर्मा, सुशांत और मोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए जो प्रयास अब किए जाएंगे उसकी चर्चा इस मौसम में स्मॉग आने से पहले होनी चाहिए थी, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण के बीच ही प्रदूषण हटाने के उपायों पर बातचीत हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर जब मुख्यमंत्री केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और उनको पोल्यूटेड एयर में सांस ना लेनी पड़े। जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है या अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसेज, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा। दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है उसको लेकर के पिछले 1.5 महीने से सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर जो डस्ट पोल्यूशन होता है उसको लेकर के हमने पूरे अक्टूबर के महीने में एंटी डस्ट कैंपेन चलाया। लगभग 2500 साइटों का इंस्पेक्शन किया गया, जिनमें करीब 2000 जगहों पर मानकों को लोगों ने पालन किया, लेकिन 450 साइटों पर एक्शन भी हमने लिया। करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया हमने। अभी हमने कल से फिर दोबारा एंटी डस्ट कैंपेन को दिल्ली के अंदर शुरू किया है। दूसरा जो पोल्यूशन का सोर्स है वो है व्हीकल पोल्यूशन। गाड़ियों का जो पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो चुके लोगों को प्रदूषित हवा ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि कोरोना वायरस फेफड़ों को जल्द नुकसान पहुंचाता है। द लोकल सर्कल नाम की संस्था ने दिल्ली एनसीआर में एक सर्वे किया। उसने सर्वे में पाया कि कोरोना संक्रमण की बाद प्रदूषण की वजह से सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ी है। इस सर्वे के मुताबिक कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद दिल्ली एनसीआर के 25% परिवारों को वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2021 में प्रदूषण संबंधित बीमारियां ज्यादा हुई हैं। पिछले 12 महीने में सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या 48% तक बढ़ गई। द लोकल सर्कल्स ने 34,000 से ज्यादा लोगों पर यह सर्वे किया। इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद के लोग शामिल हुए। हवा के दूषित होने के पहले हफ्ते में प्रदूषण संबंधी बीमारियों के मरीज 80% बढ़ गए। पिछले साल इसी समय यह बढ़ोतरी 65% की थी और इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के 5 में से 4 परिवारों में कोई ना कोई व्यक्ति दिवाली के बाद सांस संबंधी बीमारियों से परेशान रहा है। अगर प्रदूषण की ऐसी ही स्थिति बनी रही तो आने वाले वक्त में लॉन्ग कोविड और फेफड़ों की बीमारी से परेशान लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी। इसी तरह की एक और स्टडी के मुताबिक कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्रदूषण जानलेवा होता है। प्रदूषण के पीएम 2.5 कणों के संपर्क में आने वाले कोरोना संक्रमितों की मौत का खतरा किसी साधारण संक्रमित मरीज की तुलना में 8% बढ़ जाता है। कार्डियोवास्कुलर रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से जितने लोग मारे गए उनमें से 15% मरीज पहले से ही वायु प्रदूषण की वजह से बीमार थे। कोरोना वायरस से मारे जा रहे लोगों में 50% तो ऐसे हैं जिन्हें पहले से ही वायु प्रदूषण की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। यूपी के मिशन 2022 के लिए बीजेपी की तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही हैं। वाराणसी में अमित शाह की रणनीतिक बैठक से काफी पहले ही पीएम मोदी अपना अभियान छेड़ चुके हैं। विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के जरिए वो यूपी की जनता के दिलों में लगातार दस्तक दे रहे हैं और इसी महीने पीएम के 3 बड़े कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास शामिल है। बीजेपी के लिए हर चुनाव बहुत खास होता है। ये बात बीजेपी का हर कार्यकर्ता, हर नेता खुद कहता है। और जब बात उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य की हो तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। बीजेपी के दिग्गजों के हाव भाव ही खुद ब खुद सब कुछ बयां कर देते हैं।
बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हर चुनाव में पार्टी के प्रचार और जीत की जिम्मेदारी वो खुद अपने कंधों पर लेते हैं। यूपी के रण के लिए उनकी धुआंधार तैयारी तभी शुरू हो चुकी थी जब विरोधी इसके बारे में सोच ही रहे थे। काशी में रुद्राक्ष सेंटर समेत कई विकास योजनाओं का उद्घाटन। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। यूपी के 75 जिलों में 75,000 लोगों को पीएम आवास की चाबी सौंपी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। यूपी के 9 जिलों में 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात। पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। जब सारे चुनावी खेल के सारे खिलाड़ी मैदान में उतर पड़े हैं और अपने अपने दांव पेच से वोट की जंग में खलबली मचाने की जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है, ऐसे वक्त के लिए बीजेपी और पीएम मोदी का ट्रम्प कार्ड तैयार है। नवंबर महीने में मोदी 3 बार यूपी नापने वाले हैं। शुक्रवार को यूपी के लिए पीएम मोदी की आसमानी तैयारियों की झलकियां भी दिख गईं। 16 नवंबर को पीएम मोदी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की जनता को सौंपेंगे। नवंबर में पीएम मोदी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के 193वें जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। इसी दौरे में पीएम नल के जरिए जल योजना समेत कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे और 25 नवंबर को पीएम ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी का नींव भी रखेंगे। 2022 चुनाव से पहले ही यूपी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात भी मिल सकती है। इसका उद्घाटन भी चुनावी मौसम में ही धूमधाम से होने की पूरी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद सुविकसित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो। विकास योजनाओं के साथ साथ बीजेपी राम नाम को चुनावों में अपनी सबसे बड़ी ताकत बना रही है। 3 दशकों के राम मंदिर आंदोलन की सफलता और अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम को पीएम मोदी और बीजेपी ने न सिर्फ यूपी बल्कि देश के घर घर तक पहुंचा दिया। वक्त वक्त पर रामलला के दर्शन और देव दीपावली जैसे कार्यक्रमों के जरिए योगी इस कोशिश को और भी धारदार बनाते रहते हैं। विरोधियों के लिए इस हथियार की काट निकाल पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। सुल्तानपुर से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।